नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का पेपर हो, उसमें यह सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सेंट्रल स्टेट से स्ट्रॉन्ग कैसे है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक सेंट्रल स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, हाउ। एक्सप्लेन। यह क्वेश्चन बहुत कॉमन सवाल है जो हमेशा यूपीएससी में पूछा जाता है। ये बात सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर पे विश्वास करता है। केसी वेगनर साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ाई फेडरलिज्म का संज्ञा दिया है, क्वाज़ाई फेडरल कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये डील करता है कि सेंट्रल हैव अ मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम लिस्ट देखते हैं 7 शेड्यूल में, लिस्ट 1 वो बात करता है यूनियन लिस्ट का। उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। उन 97 सब्जेक्ट मैटर्स में एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल का कानून बनाने का। 97 सब्जेक्ट मैटर्स, जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है वो सेंट्रल के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है उन 97 सब्जेक्ट मैटर पे कानून बनाने का। उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, चाहे वो डिफेंस हो, करेंसी हो, एक्सटर्नल अफेयर हो, सिटीजनशिप हो, रेलवे हो, ये सारा पावर सेंट्रल के पास है। इन विषय में कानून बनाने का पावर एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी बात, जब हम आर्टिकल 254 पढ़ते हैं, वहां बात करता है जब लिस्टों में कन्फ्लिक्ट होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट में लॉ बना दिया है और उसमें कन्फ्लिक्ट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। यह प्रोविजन दिखाता है कि सेंट्रल स्टेट को सुपरसीड करके सेंट्रल लॉ जो है उसका वरीयता मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको जो है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जब हम रेजिडुअरी पावर पढ़ते हैं, आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट द रेजिडुअरी पावर। इंडिया में रेजिडुअरी पावर, सबसे पहले जानते हैं हल्का सा रेजिडुअरी पावर होता क्या है। देखिए, यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर हमने बताया सेंट्रल को होता है कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर होता है स्टेट को कानून बनाने का। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट होता है, उस कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं कानून। कंकरेंट है, सामान्य है, स्टेट भी लॉ उस पर बना देगा, सेंट्रल भी लॉ उस पर बना देगा। लेकिन जहां दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसपे लिस्ट में दिया ही नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में दिया है, ना सेंट्रल लिस्ट में दिया है, ना स्टेट लिस्ट में दिया है, ना कंकरेंट लिस्ट में दिया है। तो ऐसे सब्जेक्ट में सर, जैसे साइबर क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय साइबर लॉज नहीं थे, तो इसीलिए कहीं ना लिस्ट में कहीं पे नहीं दिया गया है। तो ऐसे चीज़ जो है साइबर लॉ हो गया। ऐसे चीज़ों में लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट मैटर है वो रेजिडुअरी पावर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में जो रेजिडुअरी पावर होता है, जो रेजिडुअरी पावर का सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, उसमें स्टेट के पास पावर होता है कानून बनाने का। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट के पास होता है कानून बनाने का। हमारे यहाँ और कनाडा में रेजिडुअरी पावर जो है वो वेस्टेड है सेंट्रल के पास। रेजिडुअरी पावर का सब्जेक्ट मैटर का जो भी लॉ होगा
वो कौन कानून बनाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, हमारे यहाँ भी और कनाडा में भी। पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 3 के मदद से किसी भी स्टेट को इंक्रीज कर देगा, स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर देगा, किसी भी स्टेट को छोटा कर देगा, डिमिनिश कर देगा, उसके बाउंड्री को ऑल्टर कर देगा, उसका जो नाम है वो चेंज कर देगा बिना कंसेंट का। स्टेट के पास इससे रिलेटेड कोई पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट से बिना पूछे, स्टेट के बिना कंसेंट के उसका बाइफर्गेशन कर देगा, उस स्टेट का नाम चेंज कर देगा, उस स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर देगा, उस स्टेट का एरिया को डिमिनिश कर देगा। द एक्सक्लूसिव पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट का नाम, स्टेट का बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री को छोटा कर देगा, स्टेट के बाउंड्री को बढ़ा देगा। ये एक्सक्लूसिव पावर है यूनियन के पास। हाँ, जब हम आर्टिकल 3 पढ़ते हैं, आर्टिकल 3 का प्रोविजो, तो आर्टिकल 3 का प्रोविजो ये बात जरूर करता है कि पार्लियामेंट एक बार स्टेट लेजिस्लेशन को अपना प्रपोजल भेजेगा और एक सर्टेन पीरियड के लिए तय कर देगा कि अपना डिसीजन बताइए, और वो डिसीजन पार्लियामेंट पे बाइंड नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल 3 में एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बाउंड्री को ऑल्टर कर देगा, पार्लियामेंट स्टेट का नाम को चेंज कर देगा, पार्लियामेंट स्टेट को बढ़ा देगा, छोटा कर देगा, और स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। सीधा ये दिखाता है कि स्टेट जो सेंटर है हमारा, स्टेट मीन्स यहाँ सेंट्रल जो है हमारा, वो मोर पावरफुल है एज कंपेरिजन टू स्टेट। इमरजेंसी पावर, जब हम इमरजेंसी पावर की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा और समझते हैं। आर्टिकल 368 डील्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ प्रोविजन में स्टेट का रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन जो सोल अथॉरिटी है, जो एक्सक्लूसिव पावर है अमेंडमेंट को लेकर के, वो एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। तो इन सारा प्रोविजंस जो है, ये सारे प्रोविजंस ये दिखाता है कि स्टेट यूनियन के बनाए गए कानून, बहुत सारे कानून जो हैं स्टेट को मानना पड़ेगा, और स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान सारा पावर यूनियन के पास आ जाता है, और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम बन जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाता है। तो इमरजेंसी एक ऐसे प्रोविजंस हैं, उससे भी तय होता है कि स्टेट इन्फीरियर है एज कंपेरिजन टू सेंट्रल। सेंट्रल स्टेट में अपॉइंट करता है गवर्नर को। गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और इसका ड्यूरेशन एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक। प्रेसिडेंट को कल लगेगा कि यहाँ का गवर्नर सही काम नहीं कर रहा, उसको बुला लेना चाहिए, हाँ तो बुला लेगा, क्योंकि उसका प्लेजर है। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक प्रेसिडेंट उससे सेटिस्फाई है तब तक वो अपना काम करेगा। प्रेसिडेंट को जिस दिन लगा कि वो प्लेजर ऑफ मी मीन्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं कर रहा है, उस दिन उसको वापस बुला लेगा। गवर्नर स्टेट का एजेंट होता है। गवर्नर स्टेट का एजेंट होता है। तो इन सब प्रोविजन से ये पता चलता है
कि सेंट्रल जो है कहीं ना कहीं मोर स्ट्रोंगर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल ने आर्टिकल 256 का मदद लिया। सेंट्रल ने आर्टिकल 256 का मदद लिया और स्टेट को डायरेक्शन दिया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन extend to give such direction to the state as may appear government of India to be necessary for that purpose। किसी पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि स्टेट को ये काम करना चाहिए, ये नेसेसरी है, तो सेंट्रल ने स्टेट को डायरेक्शन दिया। हाँ, तो बाइंड है उस डायरेक्शन को मानने के लिए। थोड़ा और समझते हैं। आर्टिकल 257 क्लॉज 2 जब हम पढ़ेंगे तो कहता है सेंट्रल ने स्टेट को डायरेक्शन दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव ने स्टेट को ये डायरेक्शन दिया टू मेंटेन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो किसके लिए इंपॉर्टेंस है, मिलिट्री, नेशन और मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंस है। मीन्स और कम्युनिकेशन जो नेशन और मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंस है। ऐसे में सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप एक रोडवेज बनाइए, वाटरवेज बनाइए, इस प्रकार की चीज़ बनाइए, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाइए जिससे मिलिट्री को फैसिलिटेट हो सके, मिलिट्री के लिए फ़ायदा हो सके, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। ऐसे केसेस में सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है और वो डायरेक्शन बाइंड होगा, स्टेट मना नहीं कर सकता है उस डायरेक्शन को। आर्टिकल 253 क्लॉज 3 जब हम पढ़ेंगे तो कहता है कि रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए काम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया कि आप रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए काम कीजिए, आप रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल पुलिस बनाइए। हाँ, तो बनाना पड़ेगा। सेंट्रल ने कहा स्टेट को मानना पड़ेगा। अच्छा, चलिए स्टेट नहीं मानता है, इन केस स्टेट बोलता है कि भाई तुम डायरेक्शन दे रहे हो, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ, तो हम मान लेंगे कि उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो गया है। आर्टिकल 365 के मदद से हम ये मान लेंगे कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन का अवहेलना किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दिया उसको नहीं माना इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। दूसरा, सेंट्रल ने जो डायरेक्शन दिया उसका अवहेलना किया, उसको नहीं माना, तो हम मान लेंगे कि आर्टिकल 365 के मदद से उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो गया और हम वहाँ पे इमरजेंसी लगा देंगे। इसीलिए कॉम्प्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन इज मैंडेटरी। अगर नहीं मानेगा तो 365 पिक्चर में आ जाएगा और उस स्टेट को मान लिया जाएगा कि वो काम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन में काम किया जा रहा है, वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ऐसे में हम उस स्टेट में इमरजेंसी 356 लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है 355। यूनियन का ये ड्यूटी है कि प्रत्येक स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल एग्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन टू ईच एंड एवरी स्टेट, पहला। दूसरा, यूनियन का ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार काम कर रहा है। अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुसार काम नहीं कर रहा है और ऐसा यूनियन को लगा, तो आर्टिकल 365 के मदद से ये मान लेगा कि द स्टेट कैन नॉट कैरी इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के फेलियर के ग्राउंड पे उस स्टेट में इमरजेंसी लगा देगा।
इन तमाम प्रोविज़न को देखते हुए ये बात क्लियर है कि आर्ट की सेंट्रल जो है हमारा स्टेट से कई गुना स्ट्रांग है। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।